एवरीवन, सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है हमने वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं और सब लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं आगे। कल हमने लेसन फर्स्ट स्टार्ट किया था, उसमें हमने आवेश देख लिया था, आवेश के हमने गुणधर्म पढ़ लिए थे। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मैं आगे चलता हूँ। जो बच्चे आज हमारे नए जुड़े हैं वो एक बार पिछला वीडियो देख लें ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको दिक्कतें ना आए। ओके, तो बच्चों हमने आवेश का क्वांटिग्राम पढ़ लिया था। आवेश का क्वांटिग्राम ने देखा था Q बराबर अपने पास आ गया था N ऑफ E और यह आया था प्लस और माइनस। हमने देखा था जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही आवेश उसका बढ़ता जाएगा। जैसे हम देखा था A वस्तु है, A से B वस्तु में क्या जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो A में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बी में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। आप जानते हैं जिस में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है, वहां बनता है धनावेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, वहां पे बनता है ऋण आवेश। ओके, तो क्या होगी इसकी प्रकृति और परिमाण क्या होता है। Q बराबर हमने क्वांटिग्राम से देख लिया था, Q बराबर क्या होता है Ne। चिन्ह हम लोग इसी हिसाब से लगा देते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही आवेश की वृद्धि होती है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की आवेश जितनी वृद्धि होगी, दो जाएंगे तो दो जितना आवेश उस पे आ जाएगा, तीन जाएंगे तो तीन जितना आवेश जाएगा, चार जाएंगे तो चार इलेक्ट्रॉन जितना आवेश उस पे आ जाएगा। इसमें हमने एक न्यूमेरिकल भी देख लिया था। इसी को हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं द्रव्यमान के संदर्भ में देखता हूँ इस नियम को, किस संबंध में, द्रव्यमान के संदर्भ में। जैसे मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा बी में, तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की कमी हो जाएगी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की वृद्धि हो जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, तो द्रव्यमान किसका बढ़ेगा, इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दो की कमी, दो की वृद्धि, द्रव्यमान जितनी। ओके, मान लीजिए पांच इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, तो इसमें पांच इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कमी हो जाएगी, यहाँ पे पांच इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की वृद्धि हो जाएगी। तो और द्रव्यमान वृद्धि को या द्रव्यमान परिवर्तन को हम लोग दिखाते हैं बच्चों डेल्टा एम से, और डेल्टा एम बराबर हो जाएगा N इंटू एम ऑफ ई। यहां पर एम ऑफ ई है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ओके, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की वृद्धि हो जाएगी, दो जाएंगे तो दो जितनी हो जाएंगी, तीन जाएंगे तो तीन जितनी। अब मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए चार इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, चार इलेक्ट्रॉन। तो बताइए यहाँ तो कितने द्रव्यमान की कमी हो जाएगी, चार इलेक्ट्रॉन जितने द्रव्यमान की कमी हो जाएगी, और यहाँ पे कितने द्रव्यमान की वृद्धि हो जाएगी, चार इलेक्ट्रॉन जितने द्रव्यमान की वृद्धि हो जाएगी। मतलब डेल्टा एम जो आएगा वो हो जाएगा N। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, चार, तो N का हम लोग मान रख देंगे चार, ये लीजिए चार इंटू एम ऑफ ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप सब जानते हैं, द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 kg। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ओके, तो डेल्टा एम जो आएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 के 36.4 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg। मतलब इतने द्रव्यमान की ए वस्तु में कमी हो जाएगी और इतने द्रव्यमान की बी वस्तु में वृद्धि हो जाएगी। ये था आवेश के क्वांटिग्राम के संदर्भ में, द्रव्यमान को भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हम चलते हैं बच्चों आगे। कल आपने देखा था, आपने क्या देखा था, आपने देखा था जब फ्रैंकलिन था, कौन, फ्रैंकलिन, उसने आवेश को वर्गीकृत किया था कितने भागों में, दो भागों में। तो उसने वर्गीकृत किस प्रकार से किया था उसको मैं एक बार थोड़ा डिटेल आपको बता दूं, हालांकि आपकी बुक में दे रखा है इसको, पर फिर भी आपको थोड़ा फास्ट देख लीजिए एक बार। तो देखते हैं हम लोग। फ्रैंकलिन ने एक छोटा सा प्रयोग किया था, प्रयोग में उसने क्या क्या किया था मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक उसने ली थी कांच की छड़। क्या ली बच्चों, उसने एक कांच की छड़, ये क्या है, कांच की छड़, और इसने कांच की छड़ को घर्षण करवाया किसके साथ, रेशम के कपड़े के साथ।
रेशम का कपड़ा। ओके, इसने एक युग्म और लिया। इसने क्या लिया? इसने लिया एबोनाइट की छड़ और एबोनाइट की छड़ का घर्षण कराया इसने बिल्ली की खाल से। जिसमें बाल हो वो इसने बिल्ली की खाल ले ली। ओके, मतलब इसने क्या क्या किया? इसने दो युग्म तो लिए, दो ही तो ली कांच की छड़, दो ही लिए रेशम के कपड़े, दो ही ली एबोनाइट की छड़ और दो ही लिए बिल्ली की खाल। अगेन आई रिपीट, फ्रैंकलिन ने क्या किया? दो कांच की छड़ ली, दो रेशम के कपड़े, दो ही एबोनाइट की छड़ और दो ही बिल्ली की खाल। ये लेकर इनको आपस में घर्षण करवाया, कांच की छड़ को कांच रेशम के कपड़े से और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से। घर्षण करवा के बाद में इन्होंने क्या किया वो देखिए। इन्होंने सबसे पहले दोनों कांच की छड़ ले ली। क्या ले ली? दोनों कांच की छड़, उनको नजदीक लेके गया। उसने क्या देखा? इसने देखा ये है बच्चों कांच की छड़ और ये भी कांच की छड़। तो जब ये नजदीक ले गया दोनों को, इसने क्या देखा? ये कांच की छड़ इससे दूर जा रही थी और ये कांच की छड़ इस कांच की छड़ से दूर जा रही थी। मतलब इस प्रकार से हो गई, इस तरफ आ गई। मतलब दोनों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। किस किस में? कांच की छड़ को कांच के नजदीक ले जाने पर। फिर इसने क्या किया? दोनों एबोनाइट छड़ ले ली, आप भी ले लीजिए। इसने क्या किया? एबोनाइट की छड़ ली, ये दोनों कौन छड़ है? एबोनाइट की छड़ है। और इसने क्या देखा? जब एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लेके आया तो ये भी क्या हो रही थी बच्चों? दूर जा रही थी। मतलब इन्हें भी क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण हो रहा था। फिर उन्होंने एक काम और कर लिया। उन्होंने क्या कहा कि समान समान में हो रहा है प्रतिकर्षण में, एक बार असमान करके देख लेता हूं। मतलब इसने क्या किया? कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के नजदीक लेके आया। उसने क्या देखा? जब फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लेके आया तो इसने क्या देखा? कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ की तरफ आकर्षित हो रही थी और एबोनाइट की छड़ जा रही थी कांच की छड़ की ओर। तो इसने एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला? इसने देखा कि जब कांच की छड़ को कांच छड़ के पास ले जाते हैं और एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास ले जाते हैं तब तो हो रहा था इनमें प्रतिकर्षण, जबकि कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास ले जाता हो रहा था आकर्षण। तो फ्रैंकलिन ने एक निष्कर्ष निकाला। इसने क्या कहा कि देखो, थेल्स ने बता दिया था पहले ही कि दो वस्तु घर्षण कराने से क्या होता है? उसमें आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ हमने घर्षण कराया, मतलब घर्षण कराने के बाद में ये क्या है? आवेशित है। घर्षण कराने के बाद में क्या है? ये आवेशित है। और यहाँ दिखा जा रहा है क्या कि समान समान आवेशित छड़ों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। समान आवेशित छड़ों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। और असमान छड़ों में क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। तो उन्होंने बताया था आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। और जिसमें बताया गया है क्या कि समान आवेशों में होता है प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में होता है आकर्षण। और फिर फ्रैंकलिन ने साथ में ये बता दिया, क्या बताया उसने कि कांच की छड़ होती है धनावेशित। जब कांच लोग इससे घर्षण करवाते हैं रेशम के कपड़े से। ये ऐसा क्यों हुआ होगा? ये ऐसा इसलिए हुआ होगा, क्यों? क्योंकि जब रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से घर्षण करवाते हैं तो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन किस पे गए होंगे? रेशम के कपड़े पर। इलेक्ट्रॉन कमी होने से कांच की छड़ क्या होगी? धनावेशित। जबकि ये इसने क्या बताया? ये क्या होती है? ऋण आवेशित। कौन? एबोनाइट की छड़। ये एबोनाइट छड़ ऋण आवेशित क्यों हुई होगी? क्योंकि जब बिल्ली खाल से इसको घर्षण कराया जाता है तो बिल्ली की खाल के इलेक्ट्रॉन कहां से ले गए थे? एबोनाइट की छड़ पर। इसलिए इसमें क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। और जब प्लस को कांच छड़ पे कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। और एबोनाइट छड़ पे कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है। तो प्लस माइनस आवेश में क्या हो रहा है? आकर्षण। तो यहां से निष्कर्ष निकाला गया। क्या निकाला गया? ध्यान से सुने।
सहजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ये किसने बताया था? फ्रैंकलिन ने बता दिया था। इसके बाद चलते हैं आगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थ्योरी भी ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद में पढ़ लेना। यस, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो हमने देखा कि घर्षण के द्वारा क्या हो रहा है, वस्तुएं आवेशित हो रही हैं, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़। तो क्या और कोई भी रीजन हो सकते हैं और कोई भी कारण हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको टॉपिक कहते हैं आवेशन करना। क्या बोलते हैं? आवेशन। तो आवेशन होता है बच्चों 3 प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर 1 होता है घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर 2 होता है संपर्क, जिसको हम लोग चालन भी कहते हैं। और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। हालांकि बच्चों थ्योरी है, थोड़ा बोरिंग टॉपिक है स्टार्टिंग में, बाकी आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बार आप लोग फास्ट फास्ट सुन लीजिए किसमें क्या किया जाता है। देखो, सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन। तो अभी हमने 2 प्रयोग किए थे, उन दोनों में हमने क्या किया था? घर्षण किया था। कौन कौन से? बिल्ली खाल को एबोनाइट की छड़ से घर्षण कराया था और रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से घर्षण कराया था। तो घर्षण के कारण दोनों क्या हो गई थी? आवेशित। तो इस प्रकार का आवेशन कौन सा आवेशन कहलाता है? घर्षण द्वारा आवेशन, जो हमने पढ़ लिया। नंबर 2 आवेशन कौन सा? संपर्क द्वारा, चालन द्वारा। नाम से स्पष्ट हो रहा है, संपर्क द्वारा, मतलब वस्तुओं को संपर्कित करवा के उसका क्या करते हैं? आवेशन कराते हैं। तो इसको एक बार देखते हैं हम लोग, ये कैसे आवेशित होता है। देखो, संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है, सुनना ध्यान से। इसमें हम लोग क्या करेंगे? किसी वस्तु को संपर्क करवा के उसको आवेशित करते हैं। तो किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक कुचालक स्टैंड है। क्या है ये? कुचालक स्टैंड है, जिस पर एक अनावेशित गोला है। ओके, एक दूसरा कुचालक स्टैंड है जिस पर आवेशित गोला है और मैंने माना इस पर धनावेश है। कौन सा आवेश है? इस पर धनावेश है। ये भी कुचालक स्टैंड है। ओके, ये धनावेशित गोला आपको दिख रहा है, ये अनावेशित गोला है और ये धनावेशित गोला है। ओके, नाम देखो क्या है? संपर्क द्वारा। किसके द्वारा? संपर्क द्वारा। और साथ में क्या लिखा है? चालन द्वारा। चालन मतलब चल के जाना आवेश का। ओके, तो मैं क्या करता हूं? एक तार लेता हूं। क्या करता हूं? एक तार लेता हूं और नगण्य प्रतिरोध तार है। कौन से प्रतिरोध का? नगण्य प्रतिरोध का तार। ओके, जब मैं उस नगण्य प्रतिरोध के तार से दोनों को कनेक्ट करता हूं, एक तार से मैं क्या करता हूं? दोनों को कनेक्ट करता हूं। तो आप लोग देखेंगे ये बिल्कुल अनावेशित है, इस पे कोई आवेश नहीं है, ये धनावेशित है। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था समान आवेशों के मध्य क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण। तो शायद आप देखेंगे यहाँ पर आवेशों की अधिकता है, धनावेशों की अधिकता है, यहाँ क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो सारे धनावेशों में प्रतिकर्षण के कारण किस तरफ आवेश ले जाएंगे? शायद यहाँ से इस तरफ ले जाएंगे, मतलब यहाँ से बहुत सारे आवेश इस तरफ ले जाएंगे। और कब तक जाते रहेंगे? जब तक दोनों गोलों पर धनावेश की मात्रा एक समान नहीं हो जाती। ऐसा क्यों हुआ? देखो, प्रकृति जितने भी रूल दिए सारे प्रकृति के अनुसार दिए गए। प्रकृति में आपने पढ़ा है बचपन से, हवा की दशा किधर बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो आप बताइए मेरे को, यह ज्यादा आवेश है, यहाँ पे आवेश की मात्रा बहुत कम है। तो आवेश कब तक जाता रहेगा इससे इस तरफ? जब तक दोनों
गोलों में आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती। तो हम लोग देखते हैं अगली स्टेप में। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा, बराबर बराबर मात्रा में आवेश क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। मतलब यहाँ आवेश और यहाँ आवेश समान मात्रा में आ जाएंगे। ओके, अगर यहाँ 8 आवेश थे तो कितने कितने हो जाएंगे, 4 गुलाम आवेश जाएंगे। अगर यहाँ पे 20 गुलाम आवेश थे तो कितने कितने जाएंगे, 10 गुलाम आवेश इसमें आ जाएंगे। और जैसे ही दोनों में आवेश की मात्रा बराबर हो जाती है, हम इस वायर को यहाँ से, इस कनेक्शन को यहाँ से तोड़ देते हैं। और आपने देखा था ये जो 1 नंबर गोला था ये क्या था, पहले अनावेशित था। 2 नंबर गोला क्या था, पहले आवेशित था। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने दोनों को संपर्क करवाया, हमने इलेक्ट्रॉन का चालन करवाया, जिससे क्या देखा गया कि जो एक गोला जो अनावेशित था वो भी क्या हो गया, आवेशित हो गया। यहाँ से एक चीज और क्लियर आती सामने, क्या सामने आती है, जब आप 2 गोलों का संयोजन करते हैं, ये दोनों चालक गोले हैं। स्टैंड को चालक लेकिन दोनों गोले कैसे हैं, चालक गोले हैं। चालक गोलों की बात है, स्टैंड को चालक है, गोले क्या है, चालक हैं। तो जब 2 चालक गोलों का संयोजन कराया जाता है या उनको संपर्क करवाया जाता है, तो उनमें जो आवेश का पुनर्वितरण होता है, वो पुनर्वितरण का मतलब होता है आवेश का इधर से इधर स्थानांतरण, इधर से इधर स्थानांतरण। वो कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों गोलों पर आवेश का मान एक समान नहीं हो जाता। मतलब जब जैसे हम लोग दोनों को संपर्क करा के अलग करते हैं तो उन पर आवेश का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर 20 गुलाम आवेश था और यहाँ पर पहले अनावेशित था, जैसे हमने नगण्य प्रतिरोधी तार से कनेक्ट कराया तो कितना कितना गुलाम आवेश होगा, यस बिल्कुल सही सोच रहे हो, 10 गुलाम इस पे होगा, 10 गुलाम इस पे होगा। ये हमने किया चालन द्वारा, तो इसका नाम क्या पड़ा, संपर्क द्वारा या चालन द्वारा आवेशन। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तीसरी विधि बच्चों प्रेरण द्वारा, नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रेरण द्वारा। प्रेरणा लेना मतलब जैसे हम लोग देखते हैं, कई लोग जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कलाम सर के पद चिन्हों पे चलते रहे होंगे और उन्हीं से प्रेरणा लेते होंगे, उनके कार्य से प्रेरणा लेते होंगे। उसी प्रकार से ये प्रेरण द्वारा मतलब किसी दूसरे को देख के ही उसमें आवेशित होना, और किस प्रकार से देख के आवेशित होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक अनावेशित गोला है जो कुचालक स्टैंड पे रखा गया है, इस स्टैंड पे रखा गया है, कुचालक स्टैंड पे। ओके, मेरे पास एक कुचालक गोला है और सॉरी चालक गोला है, उस चालक गोले को मैंने किस पे रखा है, कुचालक स्टैंड पे रखा है। ओके, इसके नजदीक में क्या लेके आता हूँ, एक छड़ लेके आता हूँ। क्या लेके आता हूँ, एक छड़ लेके आता हूँ। और ये छड़ कैसी है, आवेशित है। छड़ कैसी है, ये आवेशित है। और मान लीजिए बच्चों मैंने जो छड़ ली है वो धन आवेशित ली है। कैसी ली है मैंने, धन आवेशित छड़। ओके, ये कौन सी छड़ है, धन आवेशित छड़। ये गोला कैसा है, अनावेशित गोला है। स्टार्टिंग में कौन सा है, ये अनावेशित। मुझे क्या करना है, इस अनावेशित गोले को आवेशित करना है। आप देखिएगा, अनावेशित होने का मतलब होता है उसमें कोई आवेश नहीं होता, मतलब विद्युत रूप से कैसे होता है, वो उदासीन होता है। विद्युत रूप से उदासीन होने का मतलब होता है जितने उसमें धनावेश होते हैं उतने उसमें क्या होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। मतलब इसमें धनावेश ऋण आवेश बराबर मात्रा में उपस्थित है। अब मैं क्या करता हूं, इस छड़ धनावेश छड़ को क्या करता हूं, इसके नजदीक लेके आता हूं। तो जैसे इसको नजदीक लेके आएंगे बच्चों, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, जैसे इसको नजदीक लेके आएंगे ये धनावेश इस गोले कौन सा आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ऋण आवेश को करेगा। बिल्कुल सही बात, किसको करेगा, ऋण आवेश को। मतलब ये ऋण आवेश यहाँ पर आ जाएगा और ये किसको प्रतिष्ठित करेगा, धनावेश को। मतलब धनावेश सारा इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। ओके, इसके बाद में स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, ये जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है गोले का, उस दाहिनी तरफ के हिस्से को हम लोग क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भू संपर्कित। भू संपर्क करते क्या होगा, सारा धनावेश कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ओके, करते हैं। ये ऋणावेशित सॉरी धनावेश छड़ है और ये कौन सा गोला है, ये पहले कुचालक गोला था, अभी आवेशित हो जाएगा,
सॉरी चालक गोला था, अनावेशित है। अभी यहाँ पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। यहाँ पर कौन सा आवेश है? धनावेश है। ये फिलहाल किस पे रखा हुआ है? कुचालक स्टैंड पे रखा है। ये कौन सी जड़ है? धनावेशी जड़ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके राइट भाग को, इसके दाहिने भाग को क्या करते हैं? भू संपर्क करते हैं नगण्य प्रतिरोध के चालक तार द्वारा। जैसे इसको भू संपर्कित करते हैं बच्चों, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्या सारा का सारा आवेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। और इस पे कौन सा आवेश बचेगा? केवल ऋण आवेश बचेगा। बिल्कुल सही। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? भू संपर्कित करते हैं, तो इसमें कौन सा आवेश बचेगा? केवल ऋण आवेश बचेगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर, ये कौन सी थी? सेकंड थी। थर्ड स्टेप में मैं इसको उठा देता हूं एक बार, नहीं लिख देता हूं। स्टेप थर्ड, हम लोग क्या करेंगे? इसको भू संपर्क करेंगे। भू संपर्क करते धनावेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी में। यहाँ क्या बचेगा? केवल ऋणावेश बचेगा। और उसके बाद में जैसे ऋणावेश बचे, इसको यहां से हटा लेना। इसके ऊपर कौन सा आवेश बच जाएगा? ऋणावेश। तो बताओ, जैसे हम लोग भू संपर्कित करने के बाद में इसको अलग करते हैं, तो ये लीजिए, यहाँ पे कौन सा आवेश? धनावेश। ये गोला, इसको भू संपर्कित करने से सारा धनावेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी में। चूंकि आप बोलेंगे सर ऋणावेश पृथ्वी में क्यों नहीं जाएगा? तो इसका कारण क्या है? ये कारण है कौन? धनावेशी छड़। धनावेशी छड़ किसको नहीं जाने देगी? इस ऋणावेश को नहीं जाने देगी। क्यों नहीं जाने देगी? क्योंकि तो पहले से इसमें क्या है? आकर्षित हो रखा है। सारा धनावेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी में। धनावेशी क्यों जाएगा? क्योंकि धनावेशी छड़ इसको क्या कर रही है? प्रतिकर्षित कर रही है। ओके, तो जैसे ये धनावेश यहाँ चला जाएगा, इसका कनेक्शन आप तोड़ दीजिए, भू संपर्कित को हटा दीजिए, तो इस पे कौन सा आवेश बचेगा? ये तो गया इसमें। यहाँ कौन बचेगा? ऋणावेश। तो यहाँ पर क्या बचेगा? बराबर मात्रा में क्या बचेगा? पूरे गोले में ऋणावेश बच जाएगा। ओके, अब क्या करना है? इस धनावेश छड़ को यहाँ से हटा लीजिए। जैसे धनावेश छड़ को यहाँ से हटा लेंगे, इस गोले पे कौन सा आवेश बचेगा? ऋण आवेश बचेगा, जो पूरे गोले में एक समान रूप से वितरित होता रहेगा। तो बच्चों हमने क्या देखा? आवेशन देखा कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। घर्षण द्वारा हमने पढ़ लिया, संपर्क द्वारा हमने देखा, हमने दो गोलों को संपर्क कराया, हमने देखा कि ये कौन हो गया? धनावेशित हो गए। और अपरेणन द्वारा हमने ये देख लिया। तो आवेशन कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। अब चलते हैं बच्चों आगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसकी थ्योरी आप अपने अनुसार बना लेना। आगे देखते हैं हम लोग आवेश के मात्रक। तो अगला हेडिंग है आवेश के मात्रक। ओके, आवेश के मात्रक आपको बताने से पहले मैं थोड़ा 11वीं क्लास में चलता हूं। आपने बच्चों पढ़ा होगा, हमने 7 मूल मात्रक पढ़े थे, तो 7 मूल राशियों के थे। एमकेएस पद्धति हमने देखी थी, सीजीएस पद्धति हमने देखी थी, एफपीएस पद्धति हमने देखी थी। और जब आपने विमा बनाई थी तो हमने एम एल टी मूलभूत राशियां, मूल जो मात्रक थी उससे हमने बनाई थी। ओके, तो आपने देखा था कि वहां मूल मात्रकों में आवेश से संबंधित मात्रक धारा था। तो इसी धारा से हम लोग मात्रक बनाते हैं आवेश का। तो देखिए, हमने 10th क्लास में एक परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? आवेशों के प्रवाह की दर। आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। तो यहां से हम लोग क्यू बराबर लिख सकते हैं। यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? आई ई हो जाएगा। यहाँ आई क्या है? धारा। धारा को किसमें बोला जाता है? एम्पियर में। तो यहाँ पर आवेश का जो मात्रक है, ये क्यू बोले तो आवेश, आवेश का जो मात्रक है वो मात्रक इन दोनों गुणा हो जाएगा। इन दोनों कौन है? आई बोले धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये लीजिए एम्पियर इनटू समय का मात्रक होता है सेकंड। ये लीजिए सेकंड। और आगे चल के इसको क्या नाम दिया गया? एम्पियर इंटू सेकंड में बोला गया कूलाम। तो एम्पियर इंटू सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। मतलब आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको हम लोग एम्पियर इंटू सेकंड भी प्रदर्शित करते हैं। ओके, कूलाम को बच्चों सी से दिखाया जाता है। किसे दिखाया जाता है? सी से, कैपिटल सी से। ओके,
आगे ये तो था एमकेएस पद्धति में मात्रक। हम लोग बात करते हैं सीजीएस पद्धति की। किसकी बात करते हैं? सीजीएस पद्धति की। सीजीएस पद्धति में मात्रक बच्चों हमने देखा था, पहले भी वोल्ट वगैरह पढ़े हैं हमने 10th क्लास 11th क्लास में देखे हैं सीजीएस मात्रक, पढ़े भी 11th क्लास में सीजीएस मात्रक। तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। इस स्टेट कूलम को फ्रैंकलिन के सम्मान में नाम दे दिया गया, फ्रैंकलिन। तो इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। तो स्टेट कूलम को एक प्रकार से और दिखाया जाता है जिसको हम लोग ESU कहते हैं, और ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, अब इनमें संबंध भी होता है, एमकेएस और एससीजीएस पद्धति में संबंध भी होता है। और क्या संबंध होता है? जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, बल के मात्रक थे, एमकेएस मात्रक न्यूटन था और उसका सीजीएस मात्रक था डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन हमने संबंध बनाया था। उसी प्रकार से हम संबंध देखते हैं इसका। तो इसका संबंध होता है 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। मतलब 1 कूलम आवेश में 3 और 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। ओके, इसके बाद हम एक मात्रक और बहुत बार देखा जाता, सामने आता है, और वो होता है सबसे बड़ा मात्रक। तो बच्चों याद रखें, सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है फेराडे। फेराडे नाम याद रखें, फेराडे। फेरड नहीं होता, फेरड संधारिता का होता है, वो हम लोग अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रखें, आगे सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे। ओके, सबसे बड़ी मात्रक में और कूलम में भी संबंध होता है, और वो होता है 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलम। ये आगे पॉइंट में कुछ वैल्यू होती है, बट हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखते हैं। तो 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलम हम लोग काउंट करते हैं इसको। ये थे आवेश के मात्रक। अब हम बात करें आवेश की विमा। तो विमा हम लोग एमकेएस मात्रक से निकाल लेते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से देखते हैं, विमा निकालते हैं इसकी। देखिए यहाँ पे क्या आपको लंबाई या द्रव्यमान दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो द्रव्यमान कितना? m0। लंबाई भी कितनी? l0। समय दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो t⁻1 एम्पियर दिख रही है, तो a⁻1। मतलब आवेश की विमा m0 l0 t1 a1 होती है। आप इसको याद रखें, एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट तो देर से ले लिया। आगे चले बच्चों? यस बोल दिया। इतना करने के बाद चलते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है कूलम का नियम। कौन सा टॉपिक है? कूलम का नियम। बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ के बड़ा मजा आने वाला है। देखिए कैसे। कूलम नामक वैज्ञानिक था। कौन था? कूलम नामक वैज्ञानिक। उसने आवेशों में प्रयोग किए और उसी आधार पर उसने एक नियम दिया, जिसको क्या नाम दे दिया गया? कूलम का नियम। और ये जो नियम लगाया जाता है हमेशा स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है। कहाँ लगता है? स्थिर आवेशों के मध्य। कैसे लगता है अभी बात करते हैं। ये बताने से पहले बात मैं 11th क्लास में जाना चाहता हूँ। बच्चों, आपने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था और आपने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था
कि दो द्रव्यमान थे, एक था m1, एक था m2, दोनों के बीच की दूरी थी r। तो आपने कहा था कि दोनों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण लगता है वो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान था F समानुपाती दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब F समानुपाती था m1 m2। और नंबर दूसरी बात, इसको मैं एक बात मान लेता हूं। और नंबर दूसरी बात थी, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब वो था F समानुपाती 1/r²। जब दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो बन जाएगा ये F समानुपाती m1 m2/r²। जैसे हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, यहाँ कैपिटल G लगाते हैं, तो F बराबर बन जाता है G m1 m2/r²। ये आपने देखा था बच्चों 11th क्लास में। मैंने क्यों बताया, क्योंकि कूलॉम का नियम भी कुछ इसके जैसा ही है, इसलिए मैंने ये बताया है। ओके, अब चलते हैं हमारे टॉपिक में। टॉपिक है कूलॉम का नियम। अभी बताया आपको मैंने कि दो आवेशों के मध्य लगता है। कितने आवेशों के मध्य? दो आवेशों के मध्य। और दो आवेश कैसे होंगे? स्थिर आवेश होंगे। कैसे आवेश होंगे? स्थिर आवेश। देखते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास दो आवेश हैं, ये आवेश है Q1, ये आवेश है Q2, और दोनों आवेश निर्वात में उपस्थित है, हवा में उपस्थित है, और दोनों के बीच की दूरी है r। थोड़े पहले हमने देखा था, हमने क्या देखा था? फ्रैंकलिन ने दिखाया था हम लोगों को। क्या दिखाया था? जब दो आवेश छड़ थी हमारे पास, दोनों छड़ों में क्या हो रहा था? बल लग रहा था, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लग रहा था। मतलब यहाँ पर दोनों आवेशों के मध्य क्या लगने वाला है? बल लगने वाला है। ये निश्चित दूरी पे उपस्थित होंगे तो, और जो लगने वाला बल होगा वो कैसे होगा? या तो अगर दोनों समान प्रकृति के हैं, धनावेशित हैं, तो ये तो इसको इस तरह प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको इस तरह प्रतिकर्षित करेगा। और अगर ये धनावेशित और ये ऋणावेशित, तो ये इस तरह आकर्षित करेगा। मतलब यहाँ जो लगने वाला बल है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, इसी दिशा में लगने वाला। इसी दिशा कौन सी दिशा? या तो इस तरफ या इस तरफ। ये दिशा कौन सी है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो इस नियम को हम लोग देख लेते हैं। क्या कहा था कूलॉम ने? कूलॉम ने कहा था कि दोनों स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान F समानुपाती Q1 Q2, मतलब दोनों आवेशों में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। नंबर बात एक। और इसने साथ साथ ये बताई कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान है वो F समानुपाती 1/r², मतलब लगने वाला बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर। अब शायद आप लोग समझ गए मैंने ये 11th वाली चीज यहाँ पे क्यों लिखी थी, क्योंकि बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ा था दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सेम क्लास का ऐसा है, आप देख लीजिए। लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों में केवल अंतर इतना था। अंतर कौन सा था? यहाँ पर ये जो लगने वाला बल है वो हमेशा क्या होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि यहाँ पर लगने वाला बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ओके, और इसकी निश्चित रेंज भी होती है, उसकी भी निश्चित रेंज होती है, बट ये इसकी रेंज अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि आपने 11th क्लास में इसके बारे में बहुत पढ़ लिया था। इसकी डिटेल देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों समीकरणों को मिलाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2/r²। जैसे ही हमने देखा था यहाँ पे, फिर हमने इक्वल प्रोपोर्शनल साइन को हटाया था, तो एक इक्वल चिन्ह लगाएंगे और एक नियतांक लगाते हैं, तो हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2/r²। और आप ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें? यहाँ पर जो समानुपाती नियतांक K है वो स्मॉल k है, ना कि कैपिटल K। ओके, तो F बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2/r²। यहाँ बोलेंगे K क्या है? समानुपाती नियतांक है। ओके, चलते हैं आगे। और इस K का मान दो बातों पे निर्भर करता है। दो बातें कौन कौन सी हैं? दो बातें हैं। नंबर एक बात मात्रक पद्धति पे,
और नंबर दूसरी बात है माध्यम पर। अगर k का मान इन पे डिपेंड करता है तो लगने वाले बल का मान भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर k ही है। देखो ये लगने वाला बल तो दोनों वैसे गुणनफल के समानुपाती, बीच दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती k आया है जो इसमें डिफरेंस कर सकता है, मतलब लगने वाला बल किस पे डिपेंड कर रहा है, k पे भी कर रहा है। जो k है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मात्रक पद्धति पर, और दोनों के बीच में माध्यम पे निर्भर कर रहा है। किस प्रकार से करता है इसकी बात अभी हम लोग करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो k है, इस k को लिखा जाता है k बराबर स्मॉल k बराबर, नॉट कैपिटल के, स्मॉल k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखा जाता है, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, आप लोगों के लिए बिल्कुल नई चीजें हैं, सुनिए ध्यान से। यह है एप्सिलॉन नॉट। क्या है, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहा जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। याद रखिए बच्चों आप लोग, एप्सिलॉन नॉट क्या कहा जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका गणितीय मान भी होता है, इसका गणितीय मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है, ये कूलम्ब भाई साहब जिसका मान भी बताया था, और मान कितना है 8.85 प्रयोग द्वारा निकल होता है इसने 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12। एक बार हम लोग मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या आता है चेक कर लेंगे। ओके, मात्रक निकालते हैं एक बार हम लोग। पहले मात्रक निकालने से पहले हम लोग के का मान निकाल लेते हैं, मात्रक फिर लिखते हैं। जैसे मैं इस एप्सिलॉन नॉट का मान यहां रखता हूं, तो हम लोग एक में किसका भाग दे रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। मतलब 4 को पाई से गुणा करेंगे, पाई का मान 3.14, 4 को पाई से गुणा करेंगे, 4 पाई को फिर किससे गुणा करेंगे, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन का मान कितना है, इतना है। तो इसको गुणा करके इन सब का भाग एक में देते हैं, मतलब एक में इनका भाग देते हैं, तो जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 9 गुणा 10 की घात 9। निर्वात की बात है, कहां आती है, निर्वात में। ओके, और बात मान देखते हैं इसका मात्रक देखते हैं। ये मान आ गया, इसका मात्रक देखिए आप लोग यहाँ से, F बराबर क्या है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। एक बार मैं थोड़ा सा इसमें से k बराबर लिखूं, तो k बराबर में क्या लिख सकता हूं, यहाँ से k बराबर लिख सकता हूं मैं, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये q1 q2 नीचे जाएंगे, q1 में q2। तो आप देखिए यहाँ पर बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो लीजिए k का मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू यहाँ r क्या, दोनों के बीच की दूरी का बेस मात्रक होता है मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन q1 और q2, ये दोनों क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो ये लीजिए कूलम स्क्वायर। तो देखिए आप याद रखिए k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग 9 गुणा 10 की घात 9। ये पद्धति कौन सी है, पद्धति है MKS। कौन सी पद्धति है, MKS। तो MKS पद्धति में मान याद रखें, k का मान कितना, 9 गुणा 10 की घात 9, 1/9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। देखो k का मात्रक ये है, 4 पाई का कोई मात्रक होता नहीं है, तो मतलब इसका रिवर्स मात्रक किसका मात्रक हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इसका रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, ये किसकी बात हो गई, k की बात हो गई। अब हमने देखा था कि किस पे डिपेंड करता है, k का मान मात्रक पद्धति पे और माध्यम पे निर्भर करता है। तो हमने देख लिया यहाँ पर ये पद्धति कौन सी है, CGS, सॉरी MKS। तो MKS में मात्रक कितना, 9 का k का मान कितना, 9 गुणा 10 की घात 9। अब हम लोग इसका मान देखते हैं CGS पद्धति में, k का मान। तो k का मान देखते हैं किसमें, CGS में। देखिए ध्यान से, k का मान CGS पद्धति में कितना हो जाएगा। देखो एक बार मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ये लीजिए कौन है, k बराबर कितना है, 9 गुणा 10 की घात 9, तो 9 गुणा 10 की घात 9। इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे, CGS में। आप जानते हैं 11th में आपने पढ़ा था, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल का मात्रक MKS में था न्यूटन, जबकि CGS में होता है डाइन। और आपने संबंध भी पढ़ा था, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। तो इस न्यूटन को मैं डाइन में बदलने के लिए किससे गुणा करूंगा, 10 की घात 5 डाइन से। तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा का ऐसा मान, इसका ऐसा का ऐसा, न्यूटन को मैंने बदला डाइन में, तो हो जाएगा 10 की घात 5। ये एक बार मैं साइड लिखता हूं, डाइन। ओके,
यहाँ कौन है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को हम लोग किसमें बदलेंगे, सीजीएस में तो ज्यादा वो सेंटीमीटर, और उसको भी क्या करेंगे स्क्वायर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 10 की घात 2, और मीटर स्क्वायर की 10 की घात कितनी हो जाएंगे 4, तो इसको लिख दूंगा मैं 10 की घात 4। ये कौन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये नीचे कौन हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, अपॉन कौन है ये कूलाम स्क्वायर, और कूलाम कहाँ मात्रक होता है एमकेएस में, सीजीएस में क्या मात्रक होता है स्टेट कूलाम, और हमने संबंध थोड़ी देर पहले पढ़ा था सीजीएस और एमकेएस में हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे कूलाम स्क्वायर को इसमें रखेंगे सीजीएस में, तो क्या माना जाएगा 3 का, तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रख रहे हैं ना, ये रहा इसका रखेंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 की घात 9 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात 18। अब क्या करते हैं हम लोग इसको आगे देखते हैं, तो 9 से तो कट जाएगा 9, और अब ध्यान से देखो ऊपर कितनी घात है 10 की घात 9, 10 की घात 5, 10 की घात 4, कितनी घात है 10 की घात 18, नीचे कितनी 10 की घात 18, 10 की घात 28, 10 की घात 18 कैंसिल हो जाएगी, मतलब k का जो मान है वो हो जाएगा 1, ये नीचे कौन हो जाएगा स्टेट कूलाम ESU का स्क्वायर, k बराबर कितना हो जाएगा 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ESU का स्क्वायर। याद रखें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी बात है कि जो k का मान होता है वो किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, 2 बातों पर, जिसमें से पहली कौन सी है मात्रा पद्धति, तो आप ध्यान से देखिए कैसे डिपेंड कर रहा है, ये पद्धति कौन सी है एमकेएस पद्धति है, ये पद्धति कौन सी है सीजीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति में मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 9, और सीजीएस पद्धति में मान कितना है 1, तो आप इसको याद भी रखें k का मान इस प्रकार से डिपेंड करता है, मैंने रटाया नहीं है आपको सिद्ध करके दिखाया, आप इसको याद रखें। आगे चलते हैं।